क्या झुंझुनू का जो उपचुनाव है कांग्रेस के उम्मीदवार ने, ओला परिवार ने अपने चुनाव को उठा लिया है? ऐसी चर्चाएं 2-3 दिन से यानी दीपावली के बाद से धरातल पर चल रही हैं कि जो चुनाव ओला परिवार का यानी कांग्रेस का जो कमज़ोर नज़र आ रहा था दीपावली से पहले, वो चुनाव उठता लग रहा है। ऐसी धरातल की जो चीज़ें हैं वो सुनने में लोगों को आ रही हैं। इसी को जानने के लिए हम गिडानिया गांव है झुंझुनू विधानसभा का, वहां आए हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जो राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हैं 13 नवंबर को, उनमें झुंझुनू विधानसभा भी है। और झुंझुनू विधानसभा पे जो माहौल बना हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा, यानी जो त्रिकोणीय जो माहौल बना हुआ है, आमने सामने का बना हुआ है, जो धरातल की चर्चाएं हैं, मीडिया के बीच में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उनमें कोई किसी को भारी बता रहा है, कोई किसी को भारी बता रहा है। दीपावली से पहले की जो चर्चाएं थी उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी है वो स्पष्ट रूप से निकल रही है, ऐसी चर्चाएं धरातल पे थी। लेकिन दीपावली के बाद में जो लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस ने, ओला परिवार ने अपने चुनाव को मजबूत कर लिया है, चुनाव को उठा लिया है। और ये जो चर्चाएँ जो हैं उसमें उन्हीं चीज़ को जानने के लिए हम जो गाँव में, झुंझुनू के इलाके में जो आए हुए हैं पिछले 12-13 दिन से, गिडानिया गांव में हम वापस आए हैं। पहले भी हम यहाँ आके गए हैं और यहाँ जो पूर्व सरपंच हैं, जो सेंचुरी पूरी कर चुके हैं, 100 बसंत और 100 ईद देख चुके हैं, अजीज़ खां जी सरपंच साहब, वो हमारे बीच में हैं। और उनके गाँव के और भी लोग हैं। और अजीज़ खां जी, शीशराम जी ओला, जो यहाँ से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, केंद्र में और राज्य में मंत्री रहे हैं, उन्हीं के पोते अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर। अजीज़ खां जी और शीशराम जी की गहरी मित्रता थी, एक भाईपन था और पूरे जीवन भर दोनों ने भाईपन निभाया। शीशराम जी इस दुनिया में नहीं हैं, अजीज़ साहब अभी मौजूद हैं, इनको मालिक और तंदुरुस्त रखे और लंबी उम्र दे। तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि शीशराम जी के इनके क्या संबंध थे, यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है, सांप्रदायिक सद्भाव है और एक दूसरे समाज के जो मेल मिलाप हैं, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि 100 साल ये पूरी कर चुके हैं तो इन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ गांव के अन्य लोग जो यहाँ हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सियासी माहौल है वो इस वक्त किसके फेवर में है और कौन पक्ष कमज़ोर है तो उसकी वजह क्या है, और जो पक्ष मजबूत है तो उसकी वजह क्या है। ये तमाम चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अजीज़ साहब के पास हम चलते हैं। सरपंच साहब, जी साहब, दूसरी बार आपके पास आया हूं मैं। जी। और शीशराम जी के आपके जो संबंध थे उनके बारे में आपने पिछले एपिसोड में बताया था। जी। और दोनों की गहरी मित्रता थी, दोनों का एक भाईपन था। तो एक तो इसकी वजह क्या थी कि कब से आपकी और शीशराम जी की इतनी बड़ी मित्रता और भाईपन था? और आज भी मैंने सुना है, देखा भी है कि आप जाते हो तो उनकी फ़ोटो को देखते ही अपने घर से जो फूल ले जाते हो। तो ये जो मित्रता आपकी कब से शुरू हुई थी? ये मित्रता सब ऐसी बात है कि बचपन से जब गुडानियों चल रहा है उस वक्त से तो हमारा लगाव रहा है और हमने एक दूसरे को भाई समझा है। पहले मैंने आपके सामने भी बयान भी किया था कि हमारी दोस्ती और भाईचारा कैसे है। मेरे वालिद साहब ने क्या कहा था कि भाई छोरों को निभाओगे, तो उस बात पर हम दोनों पाबंद रहे। वो तो दुनिया से चले गए और मैं भी ज़िंदा हूँ, तो वही मेरे लाइन। दूसरी बात यह है कि शीशराम जी जो है वो बहुत सीधा आदमी रहा और मामूली घर से होते हुए भी उस शख्स ने किसी से 4 पैसे किसी काम के रिश्वत के तौर पर नहीं लिए। और रात का 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे किसी ने भी जाके उठा लिया तो उठ के उसी के साथ और जायज़ मदद हुई तो उसने हमेशा मदद की। फिर यहाँ गाँव के अंदर टंकी, सड़क, ये ट्यूबवेल, ये यहाँ पर जो है सारे शीशराम जी के कराए हुए हैं। अच्छा, शीशराम जी की आपकी जो मित्रता थी, भाईपन था जी। शीशराम जी को आपने विधायक और सांसद का चुनाव लड़वाया, उनका प्रचार किया, उनको जितवाया। उनके बेटे ब्रजेंद्र जी हैं, उनको विधायक और सांसद बनवाया। तीसरी पीढ़ी अमित ओला जो शीशराम जी के पोते हैं वो मैदान में हैं। तीसरी पीढ़ी का चुनाव प्रचार करते हुए, उनके लिए वोट मांगते हुए और उनसे मिलते हुए और तीसरी पीढ़ी को उभरते हुए जो आप देख रहे हो, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर कैसा फील हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है मेरे को साहब के लोगों को शीशराम आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनका भी कदर आज लोगों के दिल में है। उसके बाद में ब्रजेंद्र भी शीशराम जी के नक्शे कदम पर चला तो उसकी भी लोगों में मान है। वो सीधापन, सादापन रहा।
और ये अमित भी अब लोग ये कहते हैं कि मैं तीसरी पीढ़ी है, लेकिन ये सीसाराम जी की पीढ़ी से उसका खून इस में भी है, तो अब लोगों का रुझान उसकी तरफ भी वैसा ही हो रहा है कि जैसे पहले था। अच्छा, अमित ओला इस परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं जी। आप हमारे जरिए, हमारे माध्यम से अमित ओला को क्या पैगाम देंगे कि अपने जो दादाजी हैं उनकी विरासत है, जो सामाजिक और राजनीतिक विरासत है, जो यहाँ का भाईचारा है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, सांप्रदायिक सौहार्द है, इसको उसी हिसाब से बचाए रखें, बनाए रखें, इसको और मजबूत करें जैसे सीसाराम जी ने किया था। तो आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अमित ओला को? आपके माध्यम से मैं अमित ओला को ये कहूँगा कि सीसाराम जी ने भी कभी कोई तफरकाबाजी या कोई जातिवाद का सवाल उनके नज़दीक ही नहीं गया। इसी तरह विजेंद्र भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चला और उसके दिल में भी नहीं है। और अमित तुमसे भी मैं यही बोलता हूँ और ये राय देता हूँ कि उन बाप दादों की जो लाइन है वही पकड़ेगा, कोई कौमी पक्ष नहीं करना, कोई झूठे आदमी की मदद नहीं करना। अच्छा, सीसाराम जी का और आपका कोई ऐसा आपस में कोई स्कूल के टाइम का, कोई खेल कूद का, खेतों का, गांव का, कोई राजनीति में आने के बाद का, एमएलए एमपी मंत्री बनने के बाद का कोई ऐसा वाकया जो दिलचस्प वाकया आपको याद हो, जो आज वो सबको प्रभावित कर सके, दोनों का आपका आपस में, ऐसा कोई वाकया बताइए आप। ऐसा है कि सीसाराम जी तो सेंटर में कैबिनेट मंत्री बन गए थे, लेकिन उस वक्त तक भी वो हमारा वो शीश भाई का रहा। हमने कभी ये मंत्री जी ये इस्तेमाल नहीं किया। मैं उनको सीसाराम भाई जी कहता था, वो मेरे को खाली भाई कहते थे। और ऐसा है कि वो शख्स जिससे मैंने कोई काम के लिए उनसे कहा, मैंने पर्सनल फ़ायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने ये कहा भाई ये ऐसा आदमी है, ये मुसीबत में है, तो उनकी दिल खोल के उन्होंने मदद की बगैर किसी लोभ लालच के। अच्छा, एक वाकया आप 15-20 दिन पहले आप बता रहे थे कि सीसाराम जी किसी चुनाव में आपस में किसी से कोई कहा सुनी हो गई और कहा कि उस गांव में से मत निकलना, इसमें मत निकलना, और उन्होंने आपको बुलाया और आप दोनों गाड़ी में बैठ के निकले। वो वाकया अगर आपको याद हो तो? वो तो याद है सर। ऐसा है कि बख्तारपुरा गाँव पड़ता है यहाँ से नज़दीक ही, और बख्तारपुरा के जो लीडर थे उनके हरियाणा में रिश्तेदारी थी, तो उन्होंने हरियाणा से कुछ गुंडे बुला लिए और झुंझुनू वोट की गिनती होती, और गिनती होने के बाद में जब अल्लाह आते तो बख्तारपुरा होकर ही रास्ता था, तो उधर उन्होंने पहले से कोई गुंडे खड़े कर दिए। वो गाड़ी आगे खड़ी कर दी, हमारी गाड़ी में रुकी, बोला कौन है, तो मैंने बता दिया कि भाई एक तो सीसाराम है और एक बीरबल सिंह है, एक मुँह, क्या चाहते हो तुम, अगर कोई मन में है तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। तो अलग हो गए, लेके हमारे घर आ गए। मतलब ये जो आपकी एक मित्रता किस्सा बताया है, और भी कई किस्से हैं जो बैठते हैं तो सरपंच साहब बताते रहते हैं। वो जो तहजीब, जो गंगा जमनी तहजीब, जो एक दूसरे समाज का एक दूसरे के प्रति जो आदर और सत्कार थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं जो कमज़ोर होते हैं वो भी सबको नज़र आते हैं। लेकिन ये जो तीसरी पीढ़ी के नेता अमित ओला हैं, उनको भी सरपंच साहब एक पैगाम दे रहे हैं, उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि उनके दादाजी की जो विरासत थी, दादाजी का जो एक कल्चर था, जो सब समाजों को, सबको जोड़े रखने का, उसको वो और प्रगाढ़ता से और उसको मजबूत करें, ताकि ये जो तफरकेबाजी हैं, सौहार्द को तोड़ने की चीज़ हैं, जो जातिवादी राजनीति है और हर किस्म की नफरत और ध्रुवीकरण फैलाने की साजिश हैं, वो चीज़ें नाकाम हो और कभी भी झुंझुनू के इलाके में वो सफल नहीं हो। जी सर। जी बताऊँ, डांगिया गांव है, ये शुरू से ही कांग्रेस जी रहा है, और यहाँ पर मुसलमान तो थे ही थे, बाकी और सभी जाति जो है वो वोट यहाँ पर 80-90% सीसाराम जी को डालते रहे। और आज भी गिरानिया की वही हालत है कि गिरानिया के ज़्यादातर वोट, कोई थोड़े बहुत अगर निकल जाए तो बात अलग है। आपका ये गांव, ये पास में सीसाराम जी का गांव भी अडावता में, हालांकि उनकी विधानसभा उस गांव की दूसरी है, और भी आसपास के गांव हैं, सब लोग गांवों को आप जानते हो, 100 साल आप पूरे कर चुके हो। क्या आपका एक तरह का ये चुनाव है कि इसके अंदर आप अपने साथी के, अपने भाई के पोते को वोटिंग कराने के मामले में, जाहिर सी बात है गांव में गुटबाजी भी होती है, सब में होती है, अलग अलग पार्टियां भी होती हैं, आप अपने गांव में, अपनी पंचायत में जहां सरपंच रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे अमित ओला के लिए?
अम्मी तोड़ा के तो यहाँ वोट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अम्मी तोड़ा के गिरानी में निकलेंगे। इसके बाद में यहाँ पास कहना चाहते हो आप सभी गांव वालों को? गाँव वालों को तो ये मैं खुद का दिल में भी भरी हुई है और सबको ये राय भी देता हूँ अगर अपना ये पीढ़ियों से ये चले हुए आ रहे हैं, अपन तो इन्हीं के साथ रहना, कांग्रेस के साथ रहना। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं ओम प्रकाश जी, क्या कोई सर्विस की आपने या कोई बिजनेस करते हो? मैं अध्यापक था, वरिष्ठ अध्यापक से 20 साल 30 साल में यहाँ गडानिया में रहा हूँ और अब रिटायर हो चुका हूँ। 13 इसी साल गांव के हो? इसी गांव के हैं। सबसे क्या माहौल क्या लग रहा है आपको अपने गांव का? सबसे पहले तो मैं इकरा पत्रिका और थार न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव को आपने संभाला है और उसके विचारों को आपने दिया है। तो पहली बात तो ये कहूँ कि हमारा गांव बहुत पुराना गांव है और यहाँ चारों तरफ जो जितने भी लोग हैं, यहाँ कम से कम भी तो 200 घर है मुसलमानों के हैं, 400-500 घर है हिंदुओं के। कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हम कह सके कि ये सौहार्द खराब हुआ हो। कभी भी एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिससे कि हम ये कह सकें। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय यहाँ से लोग गए थे, उस समय भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। ये सौहार्द हर गांव में नहीं मिलता और चारों तरफ है। इसी प्रकार का सौहार्द कोई भी आदमी हिंदू मुस्लिम लेकर के चलता ही नहीं है। कोई भी ऐसी बात नहीं करता कि यहाँ मतलब ये हिंदू है ये मुसलमान है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे पिताजी और अजीज़ खां दोनों पगड़ी बदल भाई थे। पगड़ी बदल आप जानते होंगे शायद, दोनों आपस में। और मुझे इन्होंने भी अपने पुत्र के समान माना है। कभी भी किसी भी के लिए कि कोई भी बात हो कि भाई आपस में हिंदू मुस्लिम वाली बात हुई हो, लोग यहाँ के शिक्षित हैं, समझदार हैं, ये छोटी अच्छी बातें हैं वो नहीं करते। नहीं, ये आपके गांव की भी अच्छी बात है। बाकी अपने तमाम तर गांवों में ये जो झुंझुनू सीकर चूरू का एरिया, नागौर का एरिया, यहाँ सामाजिक सौहार्द सदियों से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके गाँव में जो है अतिरिक्त है, ये भी एक खुशी की बात है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस चुनाव को लेके एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या जातीय ध्रुवीकरण, एक जाति के विरोध में दूसरे समुदाय को इकट्ठा करना, इसको विरोध, इसका समर्थन, ये झुंझुनू में क्यों हुआ? ये तो ये आपकी जो पार्टी है या क्या नाम है इसका, बीजेपी, इन्होंने बांटो और राज करो का कार्य कर रखा है। कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि इस दूसरे धर्म के लोगों को आप बेइज्जती करें या इनका अपमान करें। कोई भी धर्म नहीं बताता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। केवल ये नेता लोग हैं, ये आपस में द्वेषता फैला करके लोगों को बांटने का काम करते हैं जिससे उनको लाभ हो। हम इनमें आने वाले नहीं हैं। जैसा सरपंच साहब ने बताया कि हमारे गाँव के लिए जब शीश राम जी थे, हम छोटे से थे, उस समय भी यहाँ पैदल आया करते थे, पैदल आते थे उस समय। तो उस समय भी वो यहाँ देख लेते थे कि ये काम करवाना है, बिना कहे ही उन्होंने हमारा काम करवाया। विजेंद्र आया तो विजेंद्र को भी हमें कहना नहीं पड़ा किसी चीज़ के लिए। नहीं, आप शीश राम जी को बारे में सरपंच साहब ने बताया, आपने बताया, और भी बहुत बताते हैं। शीश राम जी के इस क्षेत्र में बहुत लोग मुरीद हैं और एक उनकी एक छवि और उनकी एक पहचान अलग थी। क्या वो चीज़ कहीं न कहीं ओला परिवार में शीश राम जी वाली कमज़ोर हुई है या नहीं हुई है? कमज़ोर नहीं हुई है। वो मतलब जो जिन कदमों पे शीश राम जी चलते थे उसी कदमों में विजेंद्र ओला चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अमित ओला भी उसी सर कदमों में चलेंगे। क्योंकि कभी भी उन्होंने जातिवाद 36 कौमों को उन्होंने एक साथ लिया। उसी का परिणाम है कि जब देश आज़ाद हुआ उससे लेकर आज तक वो राज कर रहे हैं। ये जातिवाद के आधार पर फैलाने वाले लोग, कोई एक बार आ जाता है, कोई दोबारा नहीं आते। तो उनका मेन कारण आने का यही है कि उन्होंने सारी कौमों को, सारे लोगों को अपने साथ रखा है। जी साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जंगशेर खान है। जंगशेर खान जी, इसी गांव के हो? जी साहब। क्या नौकरी की है, कर रहे हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मेरी 5वीं पीढ़ी भी आर्मी में, कंटिन्यू आर्मी में। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी आर्मी में ही हैं। और मेरे फादर, मेरे दादाजी, उनके फादर, वो सब आर्मी से ही हैं। बड़ी खुशी की बात है कि देश की रक्षा में आपके परिवार का बड़ा योगदान है। अभी भी बच्चे फौज में हैं। ये जो चुनाव है, वो मौजूदा जो उपचुनाव चल रहा है, इसमें आपको क्या माहौल लग रहा है आपके गांव का?
हमारे गांव के माहौल का ऐसे है, माँ और मामा दोनों शब्दों में मुंह भरता है। तो माँ तो हमारे यहाँ की थी, विजेंद्र जी की, और मामा अगर कहे तो फिर मुंह भर गया। अगर हम उनको वोट नहीं डालेंगे तो किसको डालेंगे? आप विजेंद्र जी के मामा हो गए कि उनकी माँ यहाँ की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मामा तो नहीं, विजेंद्र जी का भाई हूँ। हाँ, जो भी है, ननिहाल यहाँ था उनका। ननिहाल यहाँ था। और गिडानिया गांव की अगर आप फारूक साहब बात करें तो गिडानिया गांव में 7 रास्ते हैं और 7 रास्ते पक्के रोड बने हुए, 7 पे बिना कहे। पानी की सुविधा यहाँ है, अभी थोड़ा भूजल ऊपर नीचे हुआ है, उसका असर है, वो भी उन्हें आश्वासन भी दे रखे हैं, करते ही रहते हैं, बगैर बताए करते रहते हैं, होते ही रहते हैं। यहाँ कम से कम इस गांव में जलदाय विभाग के 10 कुएं चल रहे हैं इस गांव में। अच्छा, ये जो झुंझुनू के अंदर 2-3 मीटिंगें भी हुई, टिकट भी मांगी हुई, मुस्लिम महापंचायत, मुस्लिम न्याय मंच के नाम से, और सामने जो राजेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे नजरिए, उन्होंने भी एक जातीय ध्रुवीकरण की जो बातें हुई, और समुदायों का जैसे लगा कि हाँ, समुदायों में कुछ न कुछ दरारें और टूट ऐसी नज़र आई। और ये जो क्या चक्कर था, क्यों हुआ झुंझुनू में इस बार ऐसा? ये वो कुछ लोग हैं जो पहले बबलू जी और भामू जी के पास थे, अब उनको जगह नहीं मिली तो निकल करके अपनी जगह, उनको हर बार चाहिए, वो अपनी जगह पर आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम महापंचायत टिकट मांगना हमारा राइट था, वो ठीक है, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो बेटा अगर बाप से कोई चीज़ मांगे और वो चीज़ ना मिले तो क्या वो घर छोड़ के भाग जाए? मैं ऐसा नहीं मानता, उसको उसी स्टैंड पे रहना चाहिए, आज नहीं तो कल मिलती, कल नहीं। भाषणबाजी जो ऐसी भाषणबाजी, हम भी झुंझुनू के इलाके के जयपुर रहते हैं, वो अलग बात है। झुंझुनू की हिस्ट्री में किसी भी मंच से कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रही हो, कभी भी इस दर्जे की बातें नहीं हुई जो इस बार नहीं हुई। तो ये क्या वजह रही? इतना मतलब ये लोगों में दूरियां क्यों पैदा हुई एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए? ये सिर्फ पॉलिटिकल स्वार्थ है लोगों का। जो लोग अग्रिम पंक्ति में कैसे भी हैं वो पहुंच गए, उन लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ इस तरह का मैनेज कर दें, या मैं तो यहाँ तक कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों की सेटिंग है। अगर अमीन मनियार के साथ गरवा नारा लगाता है कि संविधान जिंदाबाद, उसके लिए लोग ये कहते हैं कि उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। उसकी क्लिप बगड़ थाने में भी है और वॉइस जांच उसकी हो गई है। और वही बात गुड्डा अगर सुल्ताना में बोलता है तो वो अरेस्ट क्यों नहीं होता? मैं अगर अभी उसका मकसद वहाँ था कि कुछ लोग आवेश में आके या जोश में आके वहाँ इस नारे का यूज करें और उनके ऊपर रासुका लगा के उनको बंद कर दिया जाए, मैं धरना प्रदर्शन करके उनको छुटाऊं और मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। आपके गांव में क्या, जैसा सरपंच साहब और भाई साहब कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के फेवर का माहौल ऐसा ही है? मैं रिटायर हुए 23 साल हो गई मुझे, और मैं जब से रिटायर आया हूँ तो मैं कांग्रेस का परमानेंट बूथ एजेंट हूँ। मैं हमेशा पोलिंग बूथ के ऊपर मैं रहता हूँ। यहाँ गिडानिया में 98.67% तक पोलिंग हो चुकी है। भाई साहब बता रहे हैं जो माहौल अपने गांव का और यहाँ का जो माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हुई है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्बास अली है। अब्बास भाई, क्या करते हो? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आप भी आर्मी से हैं, खुशी की बात है। ये भी शमशेर साहब बता रहे हैं अभी क्या, क्योंकि जो ये जातीय ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता, एक चीज़ें जो लोगों को तोड़ने की, लोगों को बांटने की इस बार जो राजनीति झुंझुनू में शुरू हुई है, क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना है? ये हुई है तो क्यों हुई है? जी फारूक साहब, ऐसा है, राजनीति के बारे में मेरा ज़्यादा कोई वो नहीं रहा, फिर भी मैं इतना आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्योंकि फ़ौज में रहते हुए राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी मुझे 4 से 5 साल हो गए यहाँ आकर के, और ये जो भाई साहब हैं ये साथ रहते हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि ओला जी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लोग इम्प्रेसिव हैं उनके साथ में, तो मैं उस भावना बताता हूँ कि ये जाति ध्रुवीकरण तो जब से बीजेपी अपना राज कर रही है तब से चल ही रहा है, और इन्होंने ये एक मुद्दा बना रखा है कि इसका वो ये जो इसका मतलब ये जो जातीय ध्रुवीकरण है, जो माहौल बदल रहा है या लोगों में धर्म और जाति के आधार पे बांटने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच है। बिल्कुल। जी साहब, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम कप्तान बबरू का है। इसी गांव के हो, गिडानिया के? मैं सर परमानेंट गिडानिया गांव का हूँ। क्या लग रहा है आपको यहाँ का चुनाव का माहौल गांव का?
सर गिडानिया गांव का चुनाव का माहौल इस प्रकार है कि गिडानिया पंचायत से कांग्रेस लीड करके निकलेगी। कितना परसेंट अंतर रहेगा? सर यहाँ पर 70 और 30 का % अंतर रहेगा। यहाँ कोई आमने सामने बीजेपी कांग्रेस है या त्रिकोणीय माहौल जो गुढ़ा जी का भी है? यहाँ पर केवल बीजेपी और कांग्रेस का ही माहौल है। गुड्डा जी निर्दलीय ज़रूर हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा माहौल नहीं है। जी सर, आपका शुभ नाम? अनवर अली। अनवर साहब, क्या लग रहा है आपको? ये कांग्रेस सर 99%। नहीं, 99% आप कांग्रेस को बता रहे हो। तो सरपंच साहब ने भी अपनी 100 साल की जिन चीज़ों के बारे में बताया है, जो वर्तमान में जो विरोध हो रहा है उसका कारण क्या है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जाहिर सी बात है, सरकार होती है तो अपर हैंड होता है सिस्टम का, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी हैं मैदान में, मीटिंगें उनकी भी बड़ी हो रही हैं। तो ये जो सिनेरियो इस बार झुंझुनू में हुआ है, हालांकि झुंझुनू में कई बार 3-3, 4-4 उम्मीदवार हुए हैं और कम मार्जिन से भी लोग जीते हैं और त्रिकोणीय चतुष्कोणीय चुनाव कई बार हुए हैं। इस बार जो ये जो धार्मिक और जातीयता का पुट हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है सबसे बड़ी? सर इतना नॉलेज तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है इसका, ना राजनीति का, मतलब बाहर रहता हूँ वैसे, राजनीति का इतना हमारे पास नॉलेज नहीं है ज़्यादा। ये है पर वो बीजेपी का ही आता है ज़्यादातर। तो ये तो इतना तो आप सुन रहे हो, गांव में बैठे हो, कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो निर्दलीय हैं उनका क्या रहेगा, कितने वोट मिलेंगे उनको? राजेंद्र गुड्डा को 5-7 मिल सकते हैं, मिल जाए बाई 40 अगर मिल गया तो गलती से। अच्छा, जो फिर सवाल वही मुस्लिम न्याय मंच और मुस्लिम महापंचायत का जो कोई बता सकता हो कि उमेद साहब आप थोड़ा आप खड़े जी। तो ये जो मुस्लिम न्याय मंच मुस्लिम महापंचायत जो हुई, उसकी मीटिंगें भी हुई और उस पर पीछे जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं MD चौबदार हैं वो भी मंच पे थे, अशफाक हुसैन जो IAS रिटायर हैं वो भी मंच पे थे, फार्म खरीदा भी, भरा भी गया, वापस भी फार्म उठा लिया। ये हुआ क्यों ऐसा? जो ये माहौल क्यों बना ऐसा? ये माहौल ऐसे बना है कि कुछ लोग महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी तो हर इंसान हो सकता है, लेकिन उनको कहीं मौका नहीं मिला और ना ही कोई समाज में इतना उनका कभी ऐसा रहा है कि किसी पद के ऊपर रहे हो। तो उनकी सोच ये थी कि ये ओला परिवार है, ये मजबूत परिवार है और इसको नुकसान पहुंचाएं तब अपनी पूछ होगी। और इनका जो पार्षद वगैरह के जो टिकट मिले हैं, पार्षद का टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, ये ज़्यादातर नाराज़गी उसी की है। जिनको टिकट नहीं मिला वो अपना एक अलग से संगठन बनाने की कोशिश की है उन्होंने, और वो उन्होंने ये चाहा कि हमारी कहीं पूछ हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने किया है ये गलत किया है। ये सांप्रदायिक सद्भाव है। झुंझुनू का शीशराम जी ओला जी की 70 साल की जो मेहनत थी उसके ऊपर ये लोग पानी फेर रहे हैं। हमारे झुंझुनू में आज तक हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये कहीं नहीं रहा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे गिडानिया के देता हूँ कि हमारे गिडानिया के अंदर मंदिर बना तो हिंदू मुस्लिम ने साथ खड़े होकर बनाया। कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई तो हिंदू मुस्लिम ने साथ खड़े होकर बनाई। कोई भी पर्व होता तो उसमें हम सब ईद पे, बकरीद पे, होली पे, दिवाली पे हम सब साथ मिलकर एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, वो हमारे आते हैं। इस तरह का माहौल है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, उनको सहयोग करना चाहिए था। ये जो माहौल कर दिया, तो ये माहौल क्या कर दिया, तो वैसे ही टूट चल रही है, बिखराव चल रहा है, या कुछ जुड़ाव आया है, टूटत कम हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में लोग कुछ भ्रमित ज़रूर हुए, लेकिन अब लोगों के समझ में आ गया है कि ये सिर्फ मौका परस्त हैं, अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ नहीं, समाज का हित नहीं है। झुंझुनू के अंदर जो इस बार बाकायदा ये मुस्लिम महापंचायत न्याय मंच के नाम से कार्यक्रम करके जो टिकटें मांगी गई, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की या किसी का विरोध समर्थन करने की जो कोशिश की गई, ऐसी कोशिश 2023 के, 18 के, 13 के चुनाव से पहले क्या की गई थी? नहीं, कभी नहीं की। तो ये क्या वजह रही? इसकी वजह बस यही है कि महत्वाकांक्षा थी जो इन कार्यक्रमों के आयोजक थे उनकी। जी सर, आप इसके बारे में जो बताना चाह रहे थे, जो मैंने सवाल किया इसके बारे में। हाँ जी, ये लोग हैं, ये खुद स्वार्थी है। लोग सब समझ गए। पहले तो एक बार ये लगा था कि शायद इनमें फूट पड़ जाएगी। ये नेता लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने की कोशिश की, लेकिन जनता उसमें आने वाली नहीं है। वो समझ गए कि केवल निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वो माहौल ठीक हो रहा है और सब लोग
पुनः अपने जो विचार थे उन्हीं में आकर के काम कर रहे हैं। वास्तव में ये स्वार्थ उनके कहने से बिगड़ने वाला नहीं है। उनके कहने से बिगड़ने वाला नहीं। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बहादुर सिंह राजपूत है। जी बहादुर सिंह जी, आप इसी गांव के हो? हाँ, मैं शेखावत हो? मैं निर्वाण हूँ। निर्वाण हो? हाँ। तो क्या लग रहा है यहाँ के चुनाव के माहौल का? यहाँ का चुनाव एक तरफा चुनाव है। निश्चित रूप से अमित जी वाला भारी वोटों से लीड नहीं, ये आप इसी गांव के हो। यहाँ कायम खानियों ने शासन किया है, राजपूतों ने किया है, शेखावतों ने किया है। उसके बाद आज़ादी के बाद लगातार जाट समुदाय के लोग एमएलए एमपी रहे हैं, प्रधान रहे हैं। सभी समाजों का एक तालमेल सदियों से रहा है जो हमारे गांव की, हमारे एरिया की पहचान है। क्या इस चुनाव में उस पहचान में कहीं उस भाईपन में कोई दरारें डालने की कोशिश नहीं हुई है? नहीं, कोई दरार नहीं पड़ेगी यहाँ पर। होगी ज़रूर, पर कोई यहाँ इस गांव में कोई इस प्रकार का माहौल नहीं होगा। सभी एक तरफा माहौल है, सभी एक साथ में वोट करेंगे। एक तरफ कोशिश जरूर की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। हमारे कोई फूट नहीं हुई। जी, आपका शुभ नाम? माई सेल्फ कैप्टन रिटायर्ड, पूरा नाम? रामेश्वर लाल फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। तो रामेश्वर जी, क्या लग रहा है आपको अपने गांव का माहौल? आई बिलोंग टू द SC। आई विल टेल यू, आपको सही बता रहा हूँ मैं। 101 साल के हो गए सरपंच साहब। इन्होंने पाकिस्तान में जा कर के पाकिस्तान ने पूछा कि आपका क्या माहौल है, तो इन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा हिंदू मुस्लिम एक पेट के जन्मे समझ लो। मेरे को सरपंच बनाया है तो हिंदू मुस्लिम ने बनाया है और सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने वोट दिया। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, आपने बार बार बोला है कि हमारा सद्भावना क्या है। हमारी सद्भावना ये है कि हिंदू मुस्लिम या कोई भी है, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। दिस इज द ओनली क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। एक पैगाम जो यहाँ से भी इन भाई साहब ने भी दिया है कि लोगों के जुड़ाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का, गंगा जमनी तहजीब का, कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इस दरार को कोई पाटने की कोशिश भी नहीं करे। और ये जो जगह है झुंझुनू के इलाके की, ये सदियों से गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जानी जाती है। इसी पैगाम के साथ में इस एपिसोड का जो आखिर में एक अपील कि अगर आपको इसमें कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में लिखें भी। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो तो वो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखें ताकि अगले जो एपिसोड है उसमें आपकी बात को रखा जा सके। लेकिन यहाँ से गिडानिया से एक सीधा पैगाम है पूरे झुंझुनू के इलाके को कि झुंझुनू के अंदर सांप्रदायिक नफरत, जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण ये नहीं चलने वाला है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई जीतेगा, एक जाहिर सी बात है, हारने वाले हारें भी गए, लेकिन झुंझुनू की ये तहजीब और ये सद्भाव है, इसको कभी नहीं हारने दिया जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।